तो पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, विलयन का सांद्रता मापन। विलयन होता है इसका सांद्रता मापन। तो सांद्रता मापन के अंदर हम ये मोलरता का सूत्र होता है, मोलरता M बराबर W1 अजार M1 इंटू आयतन मिलीलीटर में। ये मोलरता का सूत्र है। मोलरता से सांद्रता निकालनी हो, तो मोलरता को किसी अणुभार से गुणा करते हैं। ये 30 यूनिट नॉर्मलता थी, जिसमें N बराबर W1 अजार विलय का तुल्यांकी भार इंटू आयतन मिलीलीटर में। चौथा था, जब प्रतिशत द्रव्यमान दे रखा हो तब हम मोलरता कैसे निकालते हैं। M बराबर W1 इंटू हजार इंटू D अपॉन M स्मॉल m, ये विलयन का द्रव्यमान है। पांचवा में मोलरता निकालनी थी, तो उसके लिए फार्मूला होता है W1 हजार M1 विलय का अनुभार, W2 विलायक की मात्रा होती है। फिर मोलरता के बाद प्रतिशत द्रव्यमान निकालना हो, प्रतिशत मास निकालना हो, द्रव्यमान निकालना हो, तो W1 प्लस W2 विलयन का कुल भार इंटू 100, इससे निकालते हैं। फिर हमने प्रतिशत भार बटे आयतन निकाला था, W1 आयतन इंटू 100, ये निकाला था। फिर मोलल्स निकाली थी, N1 प्लस N2, X2 बराबर N2 अपॉन N1 प्लस N2, इससे से मोलल्स निकाली थी। फिर आता है प्रतिशत द्रव्यमान, ये आता है। तो प्रतिशत आयतन निकालते हैं। तो जो विलयन होता है उसमें विलय और विलायक दो होते हैं, विलय और विलायक ये दोनों होते हैं। तो इन दोनों का आयतन लेते हैं। तो प्रतिशत आयतन बटे आयतन, तो V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100, घटक का आयतन और विलयन का कुल आयतन गुणा 100। तो इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा ये है कि किसी घटक का प्रतिशत आयतन वह संख्या है जो घटक के आयतन और विलयन की कुल आयतन के अनुपात से प्राप्त होती है, उसको हम प्रतिशत आयतन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिशत आयतन कहते हैं। इससे हम जो न्यूमेरिकल्स निकालने होते हैं उसमें इन तमाम चीजों का प्रयोग करते हैं। अब क्या आता है, हम इनकी उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं, इनकी उदाहरण लेते हैं। किसकी उदाहरण किस प्रकार यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग उदाहरण होंगे। जैसे पहला है, उदाहरण लेना है, मान लो 5 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोलकर विलयन बनाया गया। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 5 ग्राम NaOH को विलयन में 500 मिलीलीटर जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, M बराबर W1 इंटू हजार M1 इंटू आयतन। तो W1 दे रखा है हमें 5 ग्राम। उसके बाद M1 NaOH का अणुभार होगा, तो अणुभार निकालने के लिए हम परमाणु भार का योग कर देते हैं। तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 40 हो गया। आयतन दे रखा है 500 मिलीलीटर दे रखा। तो M बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा हजार
बटे 40 गुणा 500, तो 500 दूनी 1000, 2 होता है, 8 5 40, 8 आ गया, 1/4 आ गया, तो m बराबर क्या हो जाएगा 0.25 मोल प्रति लीटर। ये इसकी मोलरता आ गई। अब क्या है, अब इसको सांद्रता में बदलना है। मानो सांद्रता में बदलना है तो मोलरता गुणा अणुभार होता है, अणुभार होता है, तो मोलरता दे रखी 0.25, अणुभार 40 है, 10 मिनट आएंगी 100 आ जाएगी, 1 0 से 1 0 गया, 5 दूनी 10, 25, 2 दूनी 4, 10 ग्राम प्रति लीटर, प्रति लीटर 10 ग्राम, मतलब 500 मिलीलीटर में हम कितने ग्राम डाल रहे हैं, 5 ग्राम, तो 1 लीटर में कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया। तो ये इसकी सांद्रता होती है। पहला तरीका ये। जैसे दूसरा उदाहरण H2SO4 है, इसकी 10 ग्राम मात्रा है, विजन का आयतन 250 मिलीलीटर है, तो इसकी मोलरता निकालनी है। विजन का आयतन कितना है, 10 आयतन 250 मिलीलीटर है, तो सूत्र तो ये होगा m बराबर W1 1000 m1 इंटू V। तो W का मान कितना हो गया, 10 ग्राम, 1000 ये हो गया। अब H2SO4 का अणुभार निकालना है, तो हाइड्रोजन 2 है, 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 64 होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कितना हो गया, 98 हो गया। तब यहां पर हम 98 गुणा 250, तो 4 से जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 40 बटे 98 हो गया, 0.4 हो जाएगा, तो 9 27, 9 36, 4 से चला जाएगा, लगभग इतने मोल पर लीटर इसकी मोलरता आ जाएगी। इससे से हम पहले टाइप का जो न्यूमेरिकल मिलता है, आंकिक पर्सन मिलता है, उसमें इससे से द्रव्यमान दिया जाता है, द्रव्यमान के साथ साथ उसमें आयतन दिया जाएगा, तो अणुभार हमें खुद लिखना होता है। तो मुख्य रूप से अणुभार किसका, NaOH का है 40 होता है, NaCl का 30 होता है, 58.5 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का 98 आ गया, एसिटिक अम्ल का 60 होता है, यूरिया का 60 होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है इसमें, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या होता है कि हमें प्रतिशत द्रव्यमान दिया है, जैसे ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का 10% W/W मात्रा दी, इसका घनत्व दिया है 1.10 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। तो इस संख्या से हमें मोलरता निकालनी है, मोलरता निकालनी है, साथ में मोल अंश निकालना है। इन दो चीजों से हम निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हमें W1 दे रखा है, 10% का मतलब 10 ग्राम, तो W2 कितना हो गया, 90 ग्राम हो गया। अब M1 ग्लूकोज दे रखा है, सूत्र दे रखा है, ग्लूकोज का फार्मूला दे रखा है, कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इन सबको जोड़ोगे तो 180 ग्राम प्रति मोल इसका क्या आता है, अणुभार आता है। विलायक के तौर पर जल दे रखा है, तो M2 का मान कितना होगा, 18 होगा। डेंसिटी दे रखी है 1.10 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। ये 5 चीजें दे रखी है, 2 चीज दे रखी है, उससे हम 5 चीज बना सकते हैं। विलय की मात्रा हो गई, विलायक की मात्रा हो गई, अणुभार हो गया दोनों का, और डेंसिटी आ गई। तो सबसे पहले हम मोलरता निकालते हैं। स्मॉल n W1 1000 M1 इंटू W2, ये मोलरता का सूत्र है।
इससे हम मोलरता निकाल सकते हैं। कैसे? मात्रा कितनी है? 10 ग्राम इंटू 1000, अनुभार कितना है? 180 गुणा 90, ये होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। 100 18 नियम कितना होते हैं? 161, 162 होते हैं, 162 हो गया। इससे हम इसको भाग देते हैं, तुम्हारे पास मोलरता आ जाएगी। अब हमें इसकी मोलरता निकालनी है। इसकी मोलरता निकालने का सूत्र, जो प्रतिशत द्रव्यमान देखा है तो हमने ये लिखा था W1 1000 इंटू डी अपॉन M1 इंटू एम। एम क्या है? विलेन का कुल द्रव्यमान। तो विलेन का कुल द्रव्यमान कितना हो गया? 100 हो गया, 100 ग्राम। तो हम क्या करेंगे? 10 गुणा 1000 इंटू डी का मान दे रखा है 180 गुणा 100। इससे हमारे पास विलेन की मोलरता आ जाएगी। इससे क्या आ जाएगी? विलेन की मोलरता आ जाएगी। मोलरता निकाल सकते हैं। अब हमें तीसरा पॉइंट क्या निकालना है? मोलर्स निकालना है। क्या निकालना है? मोलर्स निकालना है। तो मोलर्स निकालने के लिए पहले हम मोलों की संख्या निकालेंगे। N1 W1 अपॉन M1। तो 10/180, 10 ग्राम विलेय की मात्रा है 180। इसमें हम इसको काउंट करते हैं। 1/18 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई। तो इसका क्या हो जाएगा? 0.10 हो गई, 5 18 5 90, इतने मोल आ गए, इतने मोल आ गए। अब N2 निकालना है, विलायक की मात्रा। विलायक W2 अपॉन M2। इसकी 90 ग्राम मात्रा देखिए, 18 5 90, 5 मोल आ गया। अब हमें मोलर्स निकालनी है। तो X1 बराबर N1 प्लस N2, ये होता है। तो X1 कितना है? 0.55, 5 प्लस 0.055 क्या हो जाएगा? 0.055, 5 पॉइंट ये आएगा। कहने का था 55 में 5055 का भाग देंगे तो ग्लूकोज की मोलन्स आ जाएगी। ग्लूकोज की मोलन्स प्राप्त हो जाएगी। अब विलायक की निकालनी हो तो X2 बराबर N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये 5 मोल है, 5 प्लस 0.055 क्या हो जाएगा? 5/5, तो 5000 में 5 50 55, इसका भाग देंगे। तो इस स्थिति में क्या है? इसकी मोलन्स आ जाएगी। इससे से हम इतनी संख्या के आधार पर हम मोलरता, नॉर्मलता, मोलन्स ये सब निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत द्रव्यमान तो दे रखा है, इसलिए उसको निकालने में कोई समस्या नहीं। और जैसे अगला उदाहरण है, जैसे नेक्स्ट उदाहरण है 68% SO3 जलीय विलेय। इसका घनत्व है 1.50 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। तो इसके लिए हमें मोलन्स तीनों निकालनी है। तो वही चीज अभी पहले उदाहरण में की थी, वैसे ही करना होता है। W1 कितना हो गया? 68 ग्राम, 68% है। तो HO3 की मात्रा, नाइट्रिक अम्ल की मात्रा कितनी हो गई? 68%, 68 ग्राम हो गई। तो W2 कितना हो गया? 32 ग्राम हो गया। M1 नाइट्रिक अम्ल का, तो हाइड्रोजन का 1 14 प्लस 16 इंटू 3, 16 3 48, 16 62 63। M2 जल है तो 18 हो गया। D का मान दे रखा है 1.50, ये दे रखा है। इसके आधार पर हम सबसे पहले मोललता निकालेंगे। तो मोललता का सूत्र ये होता है M बराबर W1 1000 M1 इंटू W2।
तो W कितना है 68 ग्राम, W1 इंटू 1000 63 गुणा 32, इससे मोलरता आ जाएगी। अब मोलरता निकालनी है तो मोलरता का सूत्र ये है W1 1000 इंटू डी अपॉन M1 इंटू एम। M बराबर 68 1000 1.50 63 गुणा 100, इससे विलियन की मोलरता आ जाएगी। इसके बाद हमें मोलन्स निकालना है। क्या निकालना है? मोलन्स। मोलन्स निकालने के लिए N1 W1 M1 68/63, एक से भाग जाएगा 5 बच गए, एक से भाग जाएगा 5 बच गए, 5 में भाग जाएगा नहीं 50 हो गई, 0 500 7 42 8 48, इतने मोल आ गए। फिर N2 बराबर W2 M2, तो W2 का मान कितना है 32 ग्राम 18, तो 18 एक गया 14 बच गए 40 हो गया 140 140 18 5 90 18 6 108 18 7 126, ये इतने मोल आ गए। तो X1 बराबर N1 प्लस N2, क्या हो जाएगा 1.08 प्लस 1.7, 08 बटे 2.15, 108 में 215 का भाग दे देंगे तो हमारे पास मोलन्स आ जाएगी किसकी? नाइट्रिक अम्ल की। इस तरह से हम छोटी सी संख्या के आधार पर किसी भी विलेन की मोलरता, नॉर्मलता, मोलन्स, प्रतिशत द्रव्यमान निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट उदाहरण, है 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल, 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को 500 मिलीलीटर विलियन में बनाया गया, जल में घोलकर विलियन बनाया गया। तो इसका घनत्व दे रखा है 1.1 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। तो एक तो मोलरता निकालनी इसकी, दूसरा दे रखा है मोलरता के साथ साथ क्या निकालना है, विलियन में प्रतिशत द्रव्यमान निकालना है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्रतिशत द्रव्यमान निकालना है। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं कि 11 ग्राम की जगह 22 ग्राम कर दिया ऑक्सैलिक अम्ल की मात्रा, आयतन 50 की जगह 1000 ml कर दिया, घनत्व यही रहेगा। तो मोलरता और विलियन में प्रतिशत ऑक्सैलिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। विलियन में ऑक्सैलिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। तो सबसे पहले मोलरता निकालनी, तो उसका सूत्र दे रखा है, आयतन दे रखा है, तो घनत्व प्रयोग में नहीं होगा। तो W1 1000 M1 इंटू आयतन, W1 कितना 11 ग्राम 1000, अनुभार कितना हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र जो है वो ये होता है, ये ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र है कंप्लीट, ये क्रिस्टलीय जल होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको H2C2O4 2S2, तो इसका 126 ग्राम प्रति मोल अणुभार होता है, 126 ग्राम प्रति मोल अणुभार होता है। तो 126 गुणा आयतन कितना है 500 मिलीलीटर, इससे मोलरता आ जाएगी। इसकी मोलरता निकालनी हो तो 22 ग्राम वजन दे रखा है इंटू 1000, अणुभार 126 रहेगा, आयतन कितना दे रखा है 1000 मिलीलीटर आयतन दे रखा है।
तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 22 में 126 का भाग देंगे तो मोलरता आ जाएगी। तो इस तरह से तो इस विलीन की मोलरता निकालनी है। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत द्रव्यमान निकालना है। इसमें ऑक्सिलिक अम्ल का विलीन में प्रतिशत द्रव्यमान निकालना है। तो पहले हम क्या कर रखे, घनत्व दे रखा है दोनों में, तो हमने घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन पढ़ रखा है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, विलीन का द्रव्यमान घनत्व इंटू आयतन, डी इंटू वी। तो घनत्व कितना है 1.1, आयतन कितना है 500 ml, कितना हो जाएगा 550 ग्राम। विलीन का द्रव्यमान 550 ग्राम आ गया। तो हमने प्रतिशत द्रव्यमान का सूत्र लिख रखा है W/W, विलेय की मात्रा, विलीन की कुल मात्रा इंटू 100, 11/550 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 11×5 = 55, 11×5 क्या आ जाएगा 10/5, मतलब 2%। क्या आ गया 2% आ गया। इसके अंदर निकालेंगे तो क्या आएगा, मात्रा कितनी रखी 22 ग्राम अपोन, अब उसका घनत्व निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, मास, घनत्व इंटू आयतन 1.1 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, 1100 ग्राम। तो प्रतिशत W/W बराबर 22/1100 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 11×2 = 22। मतलब हमने संख्या बदली लेकिन अनुस्वर नहीं बदला, संख्या बदल दी लेकिन क्या है, इनका उत्तर सेम आ रहा है। तो इसका मूल कारण क्या है, इससे से हम विलीन की सांद्रता मापन के दौरान संख्या बदलने से। अब दूसरा तरीका क्या है कि मान लो हमने यहाँ 11 ग्राम लिखा है, यहाँ 22 ग्राम लिखा है, तो साथ में आयतन बदल दिया, घनत्व सेम रहा। इससे से हम विलीन के अंदर मोलरता निकाल सकते हैं और साथ में उसमें प्रतिशत द्रव्यमान निकाल सकते हैं जब हमें आयतन और घनत्व दोनों दे रखे हो। तो ये इसका तरीका होता है। मोलरता निकालने के लिए इसमें आयतन घनत्व की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मोलरता सीधी निकल जाएगी, घनत्व की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब विलीन की मात्रा आ जाती है, विलीन की मात्रा आ गई तो हम मोलरता निकाल सकते हैं। मोलरता कैसे निकाल सकते हैं कि 550 ग्राम आ गया, अब विलेय की मात्रा कितनी होगी 550 माइनस 11, 539 ग्राम। विलेय की मात्रा कितनी हो गई 539 ग्राम, और विलेय की मात्रा 11 ग्राम दे रखी है। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा 11 × 1000 अपोन 126 गुणा 539। इस तरीके से हम विलीन की मोलरता भी निकाल सकते हैं, विलीन की मोलरता भी निकाल सकते हैं, मोलरता भी निकाल सकते हैं, प्रतिशत द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स में संख्याएं बदली जाती हैं, सूत्र ही लागू रहते हैं, उसी के आधार पर हम इसकी गणना करते हैं। अगला उदाहरण, है कि जैसे 2.5 ग्राम एसटी का मान 75 ग्राम बेंजीन में घुलाए। 2.5 ग्राम एसटी का मान 75 ग्राम बेंजीन में घुलाए, तो विलीन की मोलरता और मोलंस ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मोलरता का सूत्र होता है M बराबर W1 × 1000 अपोन M1 × W2, ये होता है। अब हमारे पास क्या है, W1 दे रखा है 2.5 ग्राम, तो W2 कितना दे रखा है 75 ग्राम। M अनुभार कितना होगा एसटी कमल का 60 होता है, एसटी कमल का अनुभार कितना होता है 60 होता है। तो M मोलरता निकालेंगे, M बराबर 2.5 गुणा 1000 बटे 60 गुणा 75। इसको सॉल्यूशन देंगे तो हमारे पास विलीन की मोलरता आ जाएगी।
अब हमें क्या निकालना है, मोलंस निकालना है। तो सबसे पहले हम विलय के मोलंस निकालेंगे, W1 अपॉन M1। W1 क्या है, 2.5 बटे 60, तो 25 बटे 600, ये हो गया। 25 दूनी 50, 10 बच गए, 25 का 100, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 600 25 चुका, 25 दूनी 50, 2 आ गए, और 10 बच गए 100, 25 का 100, 24 आ गए, 24 मोल आ गए। 0.24 कितना आ गया, 0.24, इतने मोल आ गए। N2 निकालना है, 75 बटे 78। बेंजीन की मात्रा तो 75 ग्राम है, लेकिन बेंजीन का अनुभार सूत्र ये होता है C6H6, तो 12 का बेहतर 6 × 1 तो 78 हो गया। इससे हमारे पास 0.750 हो गया, करीब 9 से जाएगा। इससे मोलों की संख्या आ जाएगी। मोलंस निकालना है, x1 बराबर N1 प्लस N2, क्या हो जाएगा, 0.24 अपॉन 0.24 प्लस 0.9, 24 बटे 1.34, इससे निकालते हैं। तो मोलों की संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये इसका तरीका होता है। जो विलयन की सांद्रता मापन हमने पढ़ा है, उसका मापन करने के दौरान हम इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स निकालते हैं। तो इसमें ज्यादातर छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, जिसमें मोलरता, मोलंस, प्रतिशत द्रव्यमान ऐसे निकाल होते हैं। साथ में प्रश्न के रूप में ये पूछा जाता है कि विलयन की मोलरता निकालने का सूत्र दीजिए, या विलयन में मोलंस ज्ञात करने का सूत्र दीजिए, विलय की मोलंस ज्ञात करने का सूत्र दीजिए। इसमें हम सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो इससे विलयन का जो पार्ट था, सबसे पहले हमने 4 प्रकार का विलयन का वर्गीकरण पढ़ा था। उसके बाद विलयन का वर्गीकरण पढ़ा, और विलयन के वर्गीकरण के बाद उसमें विलयन की सांद्रता मापन की इकाइयां कौन कौन सी होती है, कैसे उसको निकालते हैं। इसके बाद इसका अगला हिस्सा आता है कि विलयन। तो इस चैप्टर में हमें 2 प्रकार का विलयन पढ़ना है। विलायक के तौर पर हम लेंगे द्रव। विलायक क्या होगा, द्रव होगा। इस द्रव में हमें एक तो ठोस घोलना है और दूसरा गैस को विलय करना है। एक तो ठोस को घोलना है द्रव में, और एक गैस को घोलना है। तो पहला जो प्रकार का विलयन होगा, ठोस का द्रव में विलयन। तो यहां पर विलय क्या है और विलायक क्या होगा। विलय तो होगा ठोस और विलायक होगा जल। विलायक क्या होगा, जल ये होता है, या कोई भी विलायक ले सकते हो। तो इसमें ठोस का द्रव में विलयन का अर्थ है, विलय के रूप में हम केवल ठोस लेंगे और विलायक के रूप में हम द्रव लेंगे। द्रव में जल भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकती है, क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, CCl4। जल के अलावा बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ईथर, ऐसा कोई भी विलायक ले सकता है। तो सबसे पहले जो ठोस द्रव में घुलेगी, उसकी मात्रा घुलती है, उसको एक नया नाम देते हैं विलेयता। विलेयता क्या होती है, तो इसका तात्पर्य है निश्चित ताप पर विलय की निश्चित मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में उपस्थित होती है। विलय की निश्चित ताप पर विलय की निश्चित मात्रा जो विलायक की 100 ग्राम मात्रा में उपस्थित होती है या घुली होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। ग्राम प्रति लीटर कह सकते हो इसकी मात्रा, ग्राम प्रति लीटर। तो इस विलेयता की मूल परिभाषा हम क्या लिखेंगे, निश्चित ताप पर विलय की निश्चित मात्रा जो विलायक की 100 ग्राम मात्रा में घुली होती है, विलायक की 100 ग्राम मात्रा में घुली होती है, उसी को हम विलेयता कहते हैं।
ये इसकी परिभाषा होती है। जैसे नमक है, नमक को जल में डालेंगे तो नमक ठोस हो गया। चीनी है, चीनी को जल में डालेंगे ये ठोस होता है। सल्फर है, ये ठोस होती है, इसको एथेनॉल में डालेंगे तो एथेनॉल, ये सब क्या होंगे, द्रव विलायक हो गए, और ये सब क्या होंगे, ठोस विलायक हो गए। तो इस तरह से हम विलेयता का तात्पर्य के निश्चित ताप पर विलेय की निश्चित मात्रा जो विलायक की 100 ग्राम मात्रा में उपस्थित होती है या घुली होती है, उसको हम विलेयता कहते हैं। मतलब विलेयता की परिभाषा क्या लिखेंगे, निश्चित ताप पर विलेय की निश्चित मात्रा जो विलायक की 100 ग्राम मात्रा में उपस्थित होती है या घुली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। अब अगला पॉइंट क्या आता है कि जो ठोस हम द्रव में विलय करते हैं, तो उसकी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठोस जो हम विलय करते हैं द्रव विलायक में, उसकी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, तो जो कारक होते हैं उसमें हम 3 कारक मुख्य रूप से पढ़ते हैं। पहला दाब, दूसरा ताप और तीसरा विलय और विलायक की प्रकृति। 3 कारक होंगे विलय और विलायक की प्रकृति। तो सबसे पहले हम दाब के बारे में पढ़ते हैं। हमने पहले पाठ में पढ़ा था कि ठोस अवस्था में अवयवी कण प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, तो उनमें कण आपस में पास में होते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जब भी हम किसी ठोस को द्रव विलायक में विलय करेंगे तो ठोस की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब जब भी कोई ठोस पदार्थ द्रव विलायक में विलय करेंगे तो ठोस की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ठोस अवस्था में कण एक दूसरे की निकटतम अवस्था में होते हैं, इसलिए उन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। पहला कारक ये कि ठोस की विलेयता पर प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला कारक होता है दाब। तो ठोस पदार्थ को द्रव विलायक में विलय करने पर ठोस की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें ठोस पदार्थ में अवयवी कण पास में होते हैं, निकटतम अवस्था में होते हैं। ऐसी स्थिति पर उसमें दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। ये पहला कारक। अब दूसरा कारक आता है ताप प्रभाव। तो ताप प्रभाव हमने 11वीं क्लास में लास्ट आते ली का नियम पढ़ा था। तो ताप प्रभाव में क्या है, विलय ठोस होता है प्लस विलायक द्रव होता है, दोनों के मिलाने से विलयन बन जाता है। तो जो पदार्थ विलय होता है वो एक प्रकार से साम्यावस्था में आ जाता है। अब ताप के प्रभाव का अर्थ क्या है कि कुछ पदार्थों को विलायक में घोलने पर ऊष्मा मुक्त होती है, ऐसे विलयन को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी। कुछ पदार्थों को घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसको ऊष्मा शोषी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो जैसे चूना पत्थर होता है, चूना होता है जिससे हम व्हाइट वाइस करते हैं, मकानों पर सफेदी करते हैं, या क्षार के जो पदार्थ हैं जैसे NaOH है, KOH है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनको यदि हम पानी में डालेंगे तो पानी से ऊष्मा बाहर निकलेगी। जैसे चूने को हम पानी में डालते हैं तो मटके के अंदर पानी में चूना डाल के पानी डालते हैं तो मटका गर्म हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या है कि चूने को डालने से पानी से हीट उत्सर्जित होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऐसे विलयन क्या होते हैं? ऊष्माक्षेपी होते हैं। एसिडिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, ऐसे किसी को विलायक में विलय करते हैं तो क्या है? ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसे विलयन क्या कहलाते, पदार्थ क्या होते हैं? विलयन क्या होंगे? ऊष्मा शोषी होंगे। तीसरे होते हैं किसलिक अर्थ ठोस। किसलिक अर्थ ठोस का मतलब कॉपर सल्फेट, जिसमें किसले जल होता है, जैसे सोडियम सल्फेट H2। इस प्रकार से ये ठोस होता है, तो उसमें किसले जल साथ में होता है।
तो सबसे पहले हम ठोस का द्रव में विलीन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसकी परिभाषा होती है विलेयता। उसकी क्या होती है परिभाषा? विलेयता होती है। विलेयता का तात्पर्य कि निश्चित ताप पर विलेय ठोस विलेय की निश्चित मात्रा जो विलायक की 100 ग्राम मात्रा में उपस्थित होती है, विलायक की 100 ग्राम मात्रा में उपस्थित होती है, उसको विलेयता कहते हैं। फिर सेकंड पॉइंट के तौर पर हम आते हैं विलेयता को, ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो उसमें पहला कारक होता है दाब। तो ठोस को जब हम द्रव विलायक में विलय करते हैं तो ठोस की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव लागू नहीं होता है। ठोस की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव लागू नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता? उसका कारण क्या है कि ठोस में अवयवीकरण पास पास में होते हैं। अब दूसरा है ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव का तात्पर्य है कि जब हम ठोस विलय को विलायक में विलय करते हैं तो कुछ पदार्थों के विलय करने से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो उसको ऊष्माक्षेपी विलयन कहते हैं। कुछ पदार्थों में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें क्रिस्टलीय जल पहले से उपस्थित होता है, क्रिस्टलीय जल पहले से उपस्थित होता है। तो ऐसे पदार्थ में क्रिस्टलीकृत ठोस में इसको जल योजित ठोस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जल योजित ठोस कहते हैं। तो जल योजित ठोस के कारण उसमें विलेयता पर प्रभाव पड़ता है। तो ला-सातेली नियम के अनुसार जब भी हम ठोस को द्रव विलायक में विलय करेंगे तो ऊष्माक्षेपी विलयन में ताप बढ़ाने पर ठोस की विलेयता कम होती है, क्योंकि ला-सातेली नियम के अनुसार क्या था, साम्यावस्था पर जब भी हम किसी कारक में वृद्धि करते हैं या कमी करते हैं तो साम्यावस्था स्वतः ही आगे या पीछे की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर ये ऊष्माक्षेपी विलयन है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा तो बाहर निकल रही है। ऊष्मा क्या निकल रही है? ऊष्मा बाहर निकल रही है। ऊष्मा बाहर निकल रही है तो ताप बढ़ाएंगे तो ला-सातेली नियम के अनुसार साम्यावस्था या विलेयता जो है कम होती जाएगी। साम्यावस्था पीछे की तरफ आएगी तो विलेयता क्या होगी? कम होगी। तो कहने का अर्थ कैसे लिखेंगे कि जब ठोस पदार्थों को द्रव विलायक में विलय करते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसे विलयन ऊष्माक्षेपी विलयन होते हैं। तो ला-सातेली नियम के अनुसार ऊष्माक्षेपी विलयन में जब हम ताप बढ़ाते हैं तो क्रिया विपरीत दिशा में चलती है, पश्चिम दिशा में चलती है, बैकवर्ड दिशा में चलती है, जिससे क्या होगा, विलयन की ठोस की विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठोस की विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए ऊष्माक्षेपी विलयन में ताप बढ़ाने पर विलेयता सदैव कम होती है। ऊष्माशोषी विलयन में ला-सातेली नियम के अनुसार जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ऊष्माशोषी विलयन में ठोस की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, अर्थात अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी तो ठोस की विलेयता आसानी से बढ़ेगी, क्योंकि बढ़े हुए ताप का अवशोषण करने के लिए पदार्थ अधिक मात्रा में घुलेगा। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? बढ़े हुए ताप के प्रभाव को कम करने के लिए विलेयता कम होगी, जिससे क्या है कि ताप का प्रभाव कम हो जाएगा। अब तीसरा है क्रिस्टलीकृत ठोस या जलयोजित ठोस, जिसमें क्रिस्टल जल, ऐसे ठोस पदार्थों की विलेयता एक निश्चित ताप तक बढ़ती है, उसके बाद कम होती है। तो जैसे सोडियम सल्फेट है, इसको ग्लूबर लवण कहते हैं, ग्लूबर लवण, इसको ग्लूबर लवण कहते हैं, ग्लूबर लवण कहते हैं। अब इस ठोस की विलेयता ताप बढ़ाने पर तो 32 डिग्री सेल्सियस तब तक इसकी विलेयता बढ़ेगी। 32 डिग्री सेल्सियस तक इसकी विलेयता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। उसके बाद इसकी विलेयता कम होगी। तो उसका कारण क्या है कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने से इसकी विलेयता बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित ताप के बाद ऐसे जलयोजित क्रिस्टलीकृत ठोस जो पदार्थ होते हैं जिसमें क्रिस्टलीय जल होता है, ऐसे पदार्थों की ठोस पदार्थों की विलेयता एक निश्चित ताप तक बढ़ती है, उसके बाद फिर वो कम होने लगती है। निश्चित ताप तक बढ़ती है, उसके बाद वो कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने के बाद एक बार उनकी विलेयता बढ़ जाएगी, उसके बाद क्या होगा, इन क्रिस्टलों का क्रिस्टलीकरण हो जाता है अर्थात निजलीकरण हो जाता है। निजलीकरण का तात्पर्य क्या होगा? क्रिस्टलीय जल अलग हो जाएगा। क्रिस्टलीय जल क्या हो जाएगा? अलग हो गया, ये निजलीकृत ठोस बन जाएंगे। मतलब जो पानी उपस्थित था वो पानी क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। पानी के मुक्त होने के कारण क्रिस्टलीकृत जल पृथक हो जाएगा, तो इसको निजलीकरण कहते हैं।
ये निजलीकृत हो जाएंगी। निजलीकृत होने की वजह से एक निश्चित ताप के बाद इनकी विलेयता में कमी आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ठोस का द्रव में विलयन पर हमें 4 पॉइंट पढ़ने। पहला, विलेयता क्या होती है? निश्चित ताप पर विलय की निश्चित मात्रा जो विलायक की 100 ग्राम मात्रा में उपस्थित होती है उसको कहते हैं। फिर हमें विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने। तो उसमें पहला आएगा दाब का प्रभाव। तो ठोस की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि उस पर ठोस में अवयवीकरण पास पास में होते हैं, इसलिए उसकी विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट होता है ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव का तात्पर्य जब ठोस को द्रव विलायक में विलय करते हैं, ठोस को द्रव विलायक में विलय करते हैं तो क्या होता है कि विलयन 3 प्रकार के हो गए। एक ऐसे विलयन जिसमें ठोस पदार्थों को घोलने पर क्या प्राप्त होगा? ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जिसको घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है वो ऊष्माशोषी होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं जो जलयोजित किसलीय ठोस होते हैं, जिसमें किसलीय जल उपस्थित होता है। इस तरह से उसको हम जलयोजित किसलीय ठोस कहते हैं। तो लास्ट आते लिए नियम के अनुसार ऊष्माक्षेपी विलयन का ताप बढ़ाते हैं तो ठोस की विलेयता कम होती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से बढ़े हुए ताप के प्रभाव को कम करने के लिए अभिक्रिया प्रति दिशा की ओर पीछे की तरफ अग्रसित होगी, जिससे विलेयता कम होगी। दूसरा, ऊष्माशोषी विलयन का ताप बढ़ाते हैं। ऊष्माशोषी विलयन का ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता बढ़ती है, क्योंकि बढ़े हुए ताप के प्रभाव को कम करने के लिए ठोस और अधिक मात्रा में घुलेगा, जिससे ऊष्मा का अवशोषण हो सके। किसलीकृत या जलयोजित किसलीय जो ठोस होते हैं उसकी विलेयता एक निश्चित ताप तक बढ़ती है। निश्चित ताप तक बढ़ने के बाद उसकी विलेयता कम होती है, क्योंकि ताप की विलेयता कम होने का कारण क्या है कि ताप बढ़ने के साथ जो किसलीय जल होता है वो पृथक हो जाता है, जिसको हम निजलीकृत कह सकते हैं या निजलीकरण कह सकते हैं। तो किसलीय ठोस के पृथकीकरण होने के कारण इसका किसलीकरण हो गया, ठोस का किसलीकरण हो गया, तो केवल किसलीय ठोस बचेगा। उसके साथ जो पानी है, जो जलयोजित था, जल जुड़ा हुआ था, वो जल पृथक हो गया। तो इसके किसलीकरण के कारण ऐसे ठोस पदार्थों की विलेयता एक निश्चित ताप तक तो बढ़ेगी, उसके बाद कम होगी। अब तीसरा जो कारक हम पढ़ेंगे, चौथा पॉइंट जो होगा इसका, वो होता है विलय और विलायक की प्रकृति। तो हमने पढ़ रखा है 11वीं क्लास में भी कि विलय और विलायक हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय विलय और ध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय विलय और अध्रुवीय विलायक, मतलब ध्रुवीय विलायक होता है, ध्रुवीय विलय भी होता है, ध्रुवीय अध्रुवीय विलायक भी होता है, अध्रुवीय विलय भी होता है। तो समान समान को घोलता है, एक सिद्धांत लागू होता है विलय विलायक की प्रकृति में। हम पढ़ेंगे समान समान को घोलता है। समान समान का मतलब है लाइक डिजोस लाइक। तो ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में अधिक विलय होगा। जैसे अपन NaCl को पानी में मिलाएंगे आसानी से घुल जाएगा, लेकिन NaCl को पानी बेंजीन में घोलेंगे तो विलेयता कम आएगी। क्यों? क्योंकि बेंजीन अध्रुवीय विलायक है। तो विलय और विलायक की जो प्रकृति में उसमें एक सिद्धांत लागू होता है लाइक डिजोस लाइक। लाइक का मतलब समान समान को घोलता है। ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक को घोलेगा, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक को अधिक मात्रा में घोलते हैं। और यदि हम इनको आपस में परिचित चेंज करते हैं, जैसे NaCl को बेंजीन में डालेंगे तो विलेयता कम होगी। तो इसका मूल कारण क्या है? हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। 11वीं क्लास में जालक ऊर्जा पढ़ी थी, जालक एंथैल्पी, विलायकन एंथैल्पी का नाम सुना होगा 3 से 4थे चैप्टर में। और आयनिक ठोसों की विलेयता पर प्रभाव क्या होता है वो भी हमने 11वीं क्लास के 3 से 4थे चैप्टर में पढ़ा था। तो उसमें जालक एंथैल्पी और विलायकन एंथैल्पी, यदि हम जल विलायक लेंगे तो जलयोजन एंथैल्पी हो जाएगी। तो उन दोनों एंथैल्पी का प्रभाव ठोसों की विलेयता पर अवश्य पड़ता है। उस दौरान हमने पढ़ा था कि जब जालक एंथैल्पी का मान विलायकन एंथैल्पी से ज्यादा होगा तो ठोस की विलेयता कम होगी, और विलायकन एंथैल्पी का मान उससे ज्यादा होगा तो ठोस की विलेयता अधिक होगी। इस तरह से हम इसकी स्टडी कल इसको नेक्स्ट टाइम वापस रिपीट करेंगे, उसको पढ़ेंगे। कौन कौन आया है?